जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है आज भारत की प्रमुख फसलें। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कृषि को, और फिर कृषि में देखा था कि यहाँ पर कृषि को 3 भागों में बांट के उसका अध्ययन किए थे। एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, अगर याद हो प्रीवियस वाला तो याद दिलाते हैं। कृषि को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, एक गहन जीविका निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का विकास भी देखा गया था कि उसका विकास क्रम क्या था, कृषि का विकास कब से माना जाता है और कृषि में हुए विकास को किस प्रकार से डेवलपमेंट हुए, उन सारे डेवलपमेंट को यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अध्ययन कर लिए हैं। और साथ ही साथ जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि था, उस कृषि को विश्व के अलग अलग देशों में किन किन नामों से जाना जाता है, इसका भी अध्ययन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और साथ ही साथ भारत में जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, उसको अलग अलग प्रदेशों में किन किन नामों से जाना जाता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट को भी टिक कर दिए थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन भी था उसमें। आज का क्वेश्चन हम पहले ही बता देते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है। ये आज का क्वेश्चन है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जानते हैं। चलिए फिर आज का हम अपना क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख फसलें। अब यहाँ पर ये क्लास तो हमको यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में ये वाला क्लास यानी ये चैप्टर हमारा मैप बेस्ड भी होगा। मैप पे भी भारत की प्रमुख कृषि को पढ़ना है हमें, तो यहाँ भी पढ़ना है और इसको मैप पे भी पढ़ना है। तो आज हम भारत की मैप पे इसको नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आज हम केवल जो कृषि है, जो प्रमुख फसलें हैं, उनको ऐसे पढ़ाएंगे। जब मैप वाला हमारा वीडियो आएगा मैप के सेशन में, तो वहां पर हम पूरी कृषि को मैप पे देखेंगे, यानी एक मैप बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कौन सा चावल प्रधान क्षेत्र है, कौन सा गेहूं प्रधान क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, तो किस क्षेत्र में यहाँ पर चाय की खेती होती है, कपास की खेती होती है। तो उन सब चीजों को हमको मैप पे भी पढ़ना है, लेकिन मैप अभी यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर प्रमुख फसलों को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे जो डिस्कस करेंगे हम चावल से शुरुआत करेंगे, यानी चावल। तो हमारी पहली फसल चावल, जिसमें हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख फसल चावल को अगर देखते हैं तो भारत चावल में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला कौन सा है? पहला चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चाइना, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत सेकंड नंबर पर है, और फर्स्ट नंबर पर चीन फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पे भारत आता है चावल के उत्पादन में। और साथ ही साथ अगर चावल के उत्पादन में देखें तो चावल के उत्पादन के लिए हमको लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, और साथ ही साथ हमको इसमें 25 डिग्री तापमान की भी जरूरत होती है, जिसमें हमें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। और वार्षिक वर्षा लगभग जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का होना अनिवार्य है। ये किस मिट्टी में होता है? तो इसको देखते हैं कि ये ज्यादा उपयुक्त होती है जलोढ़ मिट्टी में, यानी चिकनी मिट्टी में। ठीक, तो ये चावल के लिए उत्पादक जो यहाँ की जो आवश्यक दशाएं हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए? तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होना चाहिए, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़। ठीक, अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि वर्षा। ये वर्षा क्या है? सेंटीमीटर में वर्षा को कैसे नापते हैं? ये एक सवाल मन में बन रहा होगा कि आखिर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा क्या है।
यानी वर्षा को एक साल में जितनी भी वर्षा होती है उस सारी वर्षा को नापने वाला यंत्र, एक वर्षा मापी यंत्र की सहायता से इस वर्षा को हम नापते हैं। तो एक साल में जितनी बारिश होती है उसको हम नापते हैं और नापने के बाद में फिर ये पता करते हैं कि एक साल में कितनी बारिश हुई। ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसकी माप की जाती है, अलग अलग स्थानों पे इसे अलग अलग जगहों पे इसे मापते हैं। ये एक प्रकार का इस प्रकार का यंत्र होगा, ठीक। और ये यंत्र कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होगा और इस यंत्र के ऊपर यहाँ पर ऐसे सेंटीमीटर लिखा होगा, ठीक। और ये सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा और इसको जब बारिश होता है तो इसको खुले में रख दिया जाता है। इसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है जो ये बंद हो जाता है। जब बारिश होगा तो इसको हटा के इसको बाहर रख दिया जाएगा। जब बारिश होगा तो इसमें इसका होल केवल इतना बड़ा होता है कि केवल इसमें एक बूंदे जा सकती है। तो वर्षा की इसमें एक एक बूंदे जाएंगी और फिर ये भरता जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है मान लो 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक भर गया ये पूरे वर्षा टाइम में, वर्षा काल में या पूरे साल में, तो देखेंगे कि एक साल में कितनी बारिश हुई, 200 सेंटीमीटर। तो इसी को नापते हैं इस यंत्र की सहायता से। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वर्षा होती है। हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो मेघालय में यानी चेरापूंजी में होता है, माशिनराम चेरापूंजी में, वहां लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वहां भी ये नापते हैं। उत्तर भारत में देखते हैं कि उत्तर भारत में लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यही वर्षा मापी यंत्र से अगर हम राजस्थान की ओर नापते हैं तो वहां पर लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा हो पाती है। 50 से भी कम यानी हाईएस्ट अगर बहुत ज्यादा जाता है तो 30-35 जाता है, यानी 50 से कम रहता है, यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो इसी यंत्र की सहायता से हम लोग नापते हैं। तो ये है वर्षा मापी यंत्र जिसकी सहायता से वर्षा को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया कि वर्षा को नापते कैसे, क्योंकि अभी ये आगे वर्षा सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट सारे फसलों में लागू होगा। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि जब सेंटीमीटर कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि वर्षा को नापने वाला यंत्र, ठीक। तो गेहूं यानी इधर चावल में अगर बात करें तो चावल में 25 सेंटीमीटर, इधर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ होनी चाहिए, ठीक। अगर जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस स्थानों पर भी चावल की खेती की जाती है, बशर्ते वहां पर सिंचाई के माध्यम से इस वर्षा की पूर्ति किया जाता है, यानी फसलों में सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर इसका स्थान देखें खासकर तो ये गहन क्षेत्र में, ये जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में ये उपयुक्त माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये नदी के डेल्टाई क्षेत्र यानी डेल्टा में जलोढ़ हो गया, डेल्टाई क्षेत्र हो गया, और जितने भी यहाँ पर दोआब क्षेत्र हैं, दोआब क्षेत्र, अच्छा डेल्टा और दोआब ये दो नए शब्द आए हैं। जलोढ़ तो एक मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा और दोआब एक नया शब्द आया है। इसको जानते हैं डेल्टा, डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा मतलब नदियां यहाँ से अगर निकली है, ठीक, और यहाँ से एक नदी निकली है तो इसमें नदियां जब आती हैं तो ये भी अपने मुहाने पर ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को ज्यादा दूर ना ले जा सकती हैं, तो ये कई भागों में ऐसे ऐसे नदियां बढ़ जाती हैं। जब नदियां ये कई भागों में बढ़ जाएंगी फिर आगे चलकर ऐसे मिल जाएंगी, तो इस बीच वाले क्षेत्र को बोलेंगे डेल्टा, ठीक। तो इस डेल्टाई क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ होता है, यहाँ पर धान की खेती बढ़िया तरीके से की जाती है। और साथ ही साथ दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र का मतलब है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। एक नदी यहाँ से निकल गई ऐसे और एक नदी निकल गई ऐसे यहाँ पर, तो इस वाले बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं दोआब क्षेत्र। यहाँ पर धान की खेती के लिए या कोई भी फसल हो, दोआब क्षेत्र सारी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर दोआब क्षेत्र में सारी फसलें के लिए ये उपयुक्त माना गया है। अगर इसका क्षेत्र विशेष देखें तो ये खासकर जो सघनता के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसको बहुत सघनता के साथ इसको उगाया जाता है। साथ ही साथ इसको पश्चिम बंगाल,
बिहार यानी इन क्षेत्रों में भी यानी पूरे भारत में चावल की खेती की जाती है, लेकिन इसे सघनता के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में चावल की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक, और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर भी इसे सिंचाई के माध्यम से चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो चावल का उत्पादन समझ में आ गया। ये 5 नंबर में ये भारत के प्रमुख फसलों में चावल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में ऐसे लिखने के लिए आएगा कि चावल, भारत में चावल की खेती का वर्णन कीजिए, यानी चावल की खेती की ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो 5 नंबर से कम का नहीं बनता है। ठीक, या 1 नंबर में बनेगा तो ये बनेगा कि चावल की खेती के लिए कितने तापमान की जरूरत पड़ती है, तो ये 1 नंबर वाला हो गया। और 5 नंबर में, क्योंकि कृषि यहाँ पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा इस पार्ट का ज्योग्राफी पार्ट का हमारा पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इसमें कृषि चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, तो इसको आसानी से समझना है। यहाँ पर कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चावल हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको मिटाते हैं, फिर अगली फसल देखते हैं। चावल के बाद में फिर गेहूं देखते हैं। गेहूं देखते हैं, तो गेहूं के लिए जो उपयुक्त मिट्टी या इसके लिए जो औसत तापमान की कितना जरूरत होती है, और साथ ही साथ अभी यहाँ पर कल बताए थे कि चावल किसका फसल था, खरीफ का, और गेहूं किसका फसल है, ये रबी का है। ठीक, तो गेहूं किसका फसल है, ये रबी में बोया जाता है और ये खरीफ में बोया जाता है। ठीक, अब गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, ये हमको यहाँ पर देखना है कि गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होना चाहिए। गेहूं, अगर चावल के बाद देखा जाए तो गेहूं दूसरी खाद्यान्न है, यानी भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न के रूप में हम गेहूं को जानते हैं, क्योंकि भारत की प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे चावल आता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर खाए जाने वाला अगर है तो वो चावल है। ठीक, सबसे ज्यादा खाद्यान्नों में चावल खाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है गेहूं। तो गेहूं जो कि रबी की फसल है, और ये गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं जो है ये ज्यादातर ये उत्तर, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में अगर, तो ये उत्तर भारत में जितने क्षेत्र चावल के लिए बताए थे, उतने ही क्षेत्रों में गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये जो खरीफ की फसल है और ये रबी की फसल है। ठीक, इसके लिए तापमान की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसको पकते समय इसमें 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। बोते समय यहाँ पर तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास रहेगा, तो भी यह उपयुक्त माना जाएगा। यानी बोते समय और पकते समय इसको दो अलग अलग तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि जब गेहूं बोया जाता है तो होता है रबी, यानी ठंडी होता है, लेकिन जब ये इसकी कटाई का समय आता है तो धीरे धीरे जो है गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम खत्म होकर गर्मी के मौसम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके पकते समय इसको तापमान की ज्यादा जरूरत होती है और बोते समय तापमान की कम जरूरत होती है। इसके लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इसको। गेहूं को 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होना अनिवार्य है। कौन सी मिट्टी में ये उपयुक्त है, तो इसके लिए दोमट मिट्टी और साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी में भी ये उगेगा। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी पैदावार होती है। और अगर देखें गेहूं के, तो गेहूं में मुख्यतः इसके जो क्षेत्र होते हैं ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
और साथ ही साथ भारत के लगभग सभी राज्यों में गेहूं का भी उत्पादन होता है, लेकिन मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं यहाँ पर चावल की खेती, गेहूं की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। चावल की खेती भी यहाँ पर की जाती है, यानी चावल और गेहूं का लगभग क्षेत्र एक ही है, क्योंकि एक ही क्षेत्र है। ठंडी में बोया जाएगा गेहूं और फिर उसके बाद में खरीफ का जब मौसम आएगा यानी तो वहां पर चावल बोएंगे उसी क्षेत्र पर। ठीक, तो जो क्षेत्र इसके लिए है वो क्षेत्र इसके लिए भी है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं हम, गेहूं और चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना, गेहूं और चावल। उसके बाद में फिर देखते हैं बाजरा। बाजरा, तो बाजरा के लिए ये बाजरा एक मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे किसके में आते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब एक मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। तीनों को, ज्वार, बाजरा और मक्का, इन तीनों को एक साथ करके इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो उपयुक्त दशाएं इसको चाहिए वही मक्का को भी चाहिए। वही मक्का को हालांकि हम लोग खरीफ में रखते हैं, लेकिन मक्का तीनों मौसम में इसको उगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं बाजरा, ज्वार, तो इन दोनों को यहाँ पर एक साथ देखते हैं। तो इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी का होना इसके लिए ज्यादा बेहतर है। बलुई दोमट मिट्टी, ठीक, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जितना पानी गेहूं को चाहिए उतना ही पानी इसको भी चाहिए। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की अगर वर्षा हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे कम बारिश होती है तो इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, ये बलुई दोमट मिट्टी के साथ साथ अगर मिट्टी कमजोरीली है, पथरीली है, तभी ये बाजरा उग जाता है। ठीक, और इसका विशेष क्षेत्र कोई नहीं, मतलब ऐसे अगर राजस्थान के क्षेत्र में देखें या फिर कुछ जो है पर्वतीय क्षेत्र में देखें जहां पर कंकड़, जो इसका विशेष क्षेत्र में राजस्थान हो गया, और राजस्थान के साथ साथ जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी ये उगता है। ठीक, और भारत के लगभग सभी जगहों पर इसकी खेती की जाती है, और लेकिन इसका विशेष क्षेत्र जो माना गया है वो बलुई दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं, मक्का। मक्का एक खरीफ की फसल है। ठीक, मक्का के संदर्भ में मक्का वाला अभी तक लिखने वाले में नहीं आया है। मक्का केवल एक नंबर में पूछता है कि मक्का कौन सी फसल में आता है। ठीक, यानी इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, खरीफ, रबी, जायद और एक और ऑप्शन रहेगा। तो मक्का, क्योंकि ये तीनों मौसम में उगाया जाता है इसलिए कंफ्यूजन है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से देखा जाए तो ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? मक्का किसका फसल है? खरीफ का। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मक्का तो अभी तीनों सीजन में उगा सकते हैं। जब ये तीनों सीजन में उगाया जाता है, लेकिन तो यहाँ पर लोग कंफ्यूजन में आते हैं कि ये ठंडी में भी उगाया जाता है, गर्मी में भी उगाया जाता है और बरसात वाले मौसम में भी उगाते हैं। तो यदि इसको रखें किसमें, तो इसमें रखा जाता है खरीफ वाले मौसम में। ठीक, जो धान के साथ में, धान के समकालीन जो होता है उसके साथ में बोया जाता है, उसी की श्रेणी में ये भी आता है। ठीक, इसके लिए भी, मक्का के लिए भी बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक होता है, और इसके लिए तापमान की उतनी ही जरूरत पड़ती है जितना कि चावल को तापमान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये धान के साथ में ही बोया जाता है। तो इसको भी लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस, और लगभग इसको बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होना चाहिए, उपयुक्त रहेगा। एक इसका क्षेत्र भी देखें तो इसका क्षेत्र भी वही है जो भारत के लगभग सभी राज्यों में जहां जहां बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है वहां इसका क्षेत्र है। मुख्यतः अगर ये देखें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक, उसके बाद में फिर अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट है वो दालों को देख लेते हैं। दालों को एक साथ देख लेंगे, दलहन को और उसके बाद तिलहन। तो दलहन जो होता है हमारा 5वां फसल, दलहन यानी दाल,
तो दाल को देखें तो दाल विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता, यानी उत्पादन और उपभोक्ता देश भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी भारत में होता है और सबसे ज्यादा खपत भी दाल का भारत में ही होता है, यानी जितना दाल उगाते हैं जितनी ज्यादा मात्रा में उतनी ज्यादा मात्रा में खा भी लेते हैं। दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं जो एक शुद्ध शाकाहारी होता है। ठीक, दालें शुद्ध शाकाहारी होती हैं जो हमें प्रोटीन के एक बढ़िया स्रोत के रूप में हम इससे प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन को। ठीक, दाल में यानी दलहन में मुख्यतः दलहन में यहाँ पर जो मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। ठीक, तो ये प्रमुख दाल की फसलें हैं। मसूर हो गया, तो ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं? दाल की। तो दाल की यहाँ पर फसलों में मटर हो गया, चना, ठीक, मटर, चना और मसूर, अरहर, उड़द और मूंग। तो ये सारी की सारी जो दलहन फसलें हैं, ये दलहन फसलें हैं। ठीक, इसमें से कुछ फसलें जो है वो रबी की फसलें हैं और कुछ फसलें जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है अरहर। दालों की प्रजाति में सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फसल कौन सा है? अरहर। ये 1 साल के लगभग आसपास के टाइम लेता है। ठीक, और ये भी जो है रबी की फसल है, ये भी रबी की फसल है। मसूर भी रबी की फसल है और उड़द, इसको भी दोनों सीजन में, यानी इसको जायद में भी उगा सकते हैं और इसको रबी की में भी उगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को रखा गया है जायद की श्रेणी में। जायद में मूंग और उड़द की खेती जायद की कृषि में आता है। ठीक, तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? रबी में। ठीक, तो ये हो गए रबी में और उड़द और मूंग ये हो गया जायद में। ठीक, तो जायद और रबी ये दो फसलें यहाँ पर दालों को इसको दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन रखते हैं। भारत में दालें सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती हैं? तो भारत में दालें सबसे ज्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में, और मुख्यतः सबसे ज्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में ही उगता है। दाल और तेल ये दोनों सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में ही उगता है। तो सबसे ज्यादा दलहन दालें सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? तो ये होती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, कहां पर? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। तो दाल सबसे ज्यादा कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। दालों में कौन कौन सी, यहाँ पर दलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? मटर, चना, मसूर, अरहर, उड़द, मूंग। ये सारी की सारी दलहन फसलें हैं, जिसमें से मटर, चना, मसूर, अरहर ये रबी की फसल है, उड़द और मूंग ये जायद की फसल है। ठीक, दालें सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? तो दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में, ये मध्य प्रदेश में होता है। विश्व में देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होता है और खपत भी भारत में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है जो हमें शुद्ध शाकाहारी के रूप में प्रोटीन की प्राप्ति होती है दालों द्वारा। ठीक, उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। दाल के बाद में अब हम लोग देखते हैं तिलहन की ओर, यानी तिलहन का मतलब है जिसमें से तेल की प्राप्ति हो, उसी फसल को तिलहन बोलते हैं जिसमें तेल की प्राप्ति हो। तिलहन वे फसलें होती हैं जिससे हमें तेल की प्राप्ति हो। जिसमें तेल की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो सबसे पहले सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, ये सारी की सारी क्या है? एक तिलहन फसलें हैं, यानी इससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। सूरजमुखी, ठीक, सोयाबीन और सरसों। तो इन दोनों, इसमें सबसे ज्यादा तिलहन की फसलें सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती हैं? तो तिलहन सबसे ज्यादा होते हैं ये मध्य प्रदेश में। तिलहन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। बाकी अगर तिलहन की बात की जाए, क्योंकि तिलहन में सोयाबीन भी आता है और सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। जो कि सूरजमुखी भी एक तिलहन है, सोयाबीन भी एक तिलहन है, सरसों भी एक तिलहन है।
जो कि सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में उगाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश में नहीं उगता। मध्य प्रदेश में सरसों भी उगता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही उगते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन मध्य प्रदेश से ही होता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का और सरसों का, राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा सरसों भी कौन सी फसल है, तो सरसों भी हमारा रबी की फसल है। ठीक, सरसों भी हमारा रबी की फसलें हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। और उसके बाद में अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, मक्का, दाल और तिलहन, यानी इसको दलहन भी बोलते हैं और तिलहन। ठीक, तो इतना ये हमारे हैं, लेकिन अब इसमें हमको कुछ वाणिज्यिक फसलों को पढ़ना है, यानी व्यापारिक फसलों को पढ़ना है, जिसको केवल और केवल उसका उत्पादन नगद कमाने के लिए किया जाता है, यानी नगदी के लिए उसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें हमारा चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया, जूट हो गया। हमको इन फसलों को इसके अलावा भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो ये सारी की सारी ये खाद्यान्न फसलें हैं, यानी इसका उत्पादन खाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ फसल ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्टली खा नहीं सकते, केवल उसे बाजार में बेच सकते हैं। गन्ना का उत्पादन अगर हो गया है तो गन्ना हम ज्यादा नहीं खा सकते हैं, उसको केवल और केवल उसको बेचने के लिए उसका उत्पादन किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर गन्ना नहीं बिकेगा तो वो हमारे यूज में आ जाएगा, वो हमारे यूज में नहीं आएगा। कपास का अगर उत्पादन हो गया है तो कपास हमारे उपयोग में नहीं आएगा, भले ही वो हमारे घर पे या हमारे खेतों में पड़े पड़े वो सड़ जाए, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है अगर वो नहीं बिका तो। तंबाकू हो गया तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, कच्चा तंबाकू नहीं खा सकते हैं। चाय, अगर चाय का उत्पादन कर लिए, यानी चाय की खेती कर रहे हैं, तो चाय की खेती को हम डायरेक्टली चाय के बना के नहीं पी सकते हैं। कॉफी को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें हैं जिसे केवल और केवल बोया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक, अगर ये वाला नहीं बिका, मान लो इसको भी व्यापारिक फसलें कह सकते हैं। अगर चावल, जिसके यहाँ 5 क्विंटल चावल की जरूरत है, उनके यहाँ अगर 50 क्विंटल चावल का उत्पादन हो गया तो वो चावल को बेचेंगे ही, यानी बेच के लाभ कमाएंगे, तो उनके लिए भी ये जो है व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें हुई। लेकिन अगर ये बाजार में नहीं बिका तो इसका उपयोग स्वयं ये कर सकते हैं, यानी स्वयं ये खा सकते हैं खाद्यान्न के रूप में। ठीक, तो खाद्यान्न फसलें और वाणिज्यिक फसलों के बीच में अंतर का पता चला कि इसमें अंतर क्या होता है। तो वाणिज्यिक फसलें में देखते हैं, सबसे पहले इसके में हम देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है गन्ना। ठीक, गन्ना, तो गन्ना को देखते हैं। तो गन्ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ भी है। तो गन्ना उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल, गन्ना के लिए 21 डिग्री, यानी गन्ना किस प्रकार का फसल है, ये उष्ण और उपोष्ण। उष्ण और उपोष्ण का मतलब है यहाँ पर कि गन्ना एक जो गन्ना का भी जो है टाइम, ये इसका साइकिल जो काफी लंबा होता है, लगभग ये 1 साल का समय गन्ना भी लेता है, यानी इसके उत्पादन में लगभग 1 साल का समय लगेगा। इसमें ये नहीं तय कर सकते हैं कि इसको आवश्यक इसमें तापमान कितना है, ना तो इसको बहुत ज्यादा तापमान चाहिए और ना बहुत ज्यादा लो वाला चाहिए। ठीक, ना तो तापमान कम हो ना तो बहुत ज्यादा हो। ठीक, गन्ना के लिए तो इसके लिए औसत तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, इसके लिए आवश्यक भूमि की अगर बात की जाए तो इसके लिए आवश्यक भूमि ये जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी में, ये जलोढ़ मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, और साथ ही साथ ये काली मिट्टी में भी कहीं कहीं पर गन्ने का उत्पादन हो जाता है। ठीक, लेकिन ये मुख्यतः जो